हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम क्लास 8th का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वन इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दूसरा कौन सा टाइप है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू किया जा सकता है। मतलब क्या, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। देयर आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर रिप्लेनिश्ड एट ए रेट फास्टर देन दैट एट विच दे आर कंज्यूम्ड। मतलब क्या, जितनी जल्दी से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा जल्दी क्या कर सकते हैं, हम इनको वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं, वापस इनको गेन कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर नेचर के अंदर अवेलेबल है और ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ख़त्म भी नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल की बात करें तो टाइडल एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी हो गया, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सारे के सारे एग्जांपल आ जाते हैं। सोलर एनर्जी तो क्या है, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, वेरी एफिशिएंट फॉर स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो सोलर एनर्जी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हैं। जियो थर्मल, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो जो अर्थ की हीट से प्राप्त एनर्जी होती है उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ। तीसरा आता है न्यूक्लियर एनर्जी, नॉट डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होती। नेवर एंडिंग सोर्स, कभी भी ख़त्म नहीं होता। वेरी एफिशिएंट सोर्स और मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो बनता है हीलियम। कैसे याद रखना है, जब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है तो बनता है हीलियम, जो कि सबसे हल्का एलिमेंट होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। और हीलियम ही क्या है, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को देने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिनको दोबारा रिप्लेनिश जल्दी नहीं किया जा सकता। They are non-renewable sources of energy are those that are consumed at a rate faster than that at which they are replenished। तो इनको क्या है, जितना जल्दी हम ख़त्म कर देंगे उतना ही टाइम क्या लगेगा, रिप्लेनिश करने में लगेगा। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर है हमारे नेचर में, और अगर ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करता रहा तो आगे आने वाली जनरेशन इसको यूज़ नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेज हो गए। अब फॉरेस्ट है तो पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कट करते जाएंगे तो ये भी क्या है, एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो हमें धरती के अंदर से मिलता है। फॉसिल फ्यूल जो कंकाल वगैरह है उनसे जो फ्यूल मिलता है, तो उसमें कौन आ जाता है, कोल आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आ जाते हैं। जो एडवांटेज है यूजिंग फॉसिल फ्यूल वो क्या है, इजी अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या है, जनरेट हीट दैट इज़ ईजिली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फॉसिल फ्यूल है, एक तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा इजी अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इनसे हीट जनरेट की जा सकती है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर जैसे बहुत सारे डैम्स होते हैं तो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हैंस दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। तो देखो क्या है, कोल और पेट्रोलियम है और जितनी भी नेचुरल गैसेज हैं वो कहाँ से मिलती है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेड बॉडी होती है, जैसे थ्योरी हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन की,
तो उसके अंदर क्या है, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था, जब धरती उथल पुथल हुई तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, सारा प्लांट्स वगैरह थे, वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर धंस गए थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो धीरे धीरे वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी डेड बॉडीज़ कि क्या बन गया, उनका कोल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, जिनको आज हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं, धरती से बाहर निकालते हैं और उनको यूज़ करते हैं। तो ये बात इसमें याद रखनी है। तो आपसे पूछ लिया जाए फॉसिल फ्यूल क्या होती है, तो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होती है, फॉसिल फ्यूल होती है। रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड, बर्निंग ऑफ सच फ्यूल इन द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, देयरफॉर दीज फ्यूल शुड बी यूज्ड ओनली वैन नेसेसरी। ये कह रहा है जो कोल और पेट्रोलियम है, जो कोल है, कोयला है, और पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेफ्थलीन, ये सारे आ जाते हैं। तो इनको क्या है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर यूज़ करना चाहिए। अगर क्यों, क्योंकि इनको जितना ज़्यादा बर्न करते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन निकलता है, क्योंकि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीले गैसें होती है जो पोल्यूशन फैलाने का काम है करती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच कोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब क्या है, अगर फॉसिल फ्यूल को हम जलाएंगे तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि वो कोज क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो CO2 क्या है, यहाँ पर रह जाएगी, जो हमारी इन्वायरमेंट की परत है, लेयर है, उसको क्रॉस करके बाहर नहीं निकलेगी। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और किसका कारण बन जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब हम बात करते हैं कोल की। तो कोल देखो क्या है, इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल विच इज़ हार्ड, सॉलिड एंड ब्लैक इन कलर। तो देखो कोल क्या होता है, सब ने देखा होगा, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल है विच इज़ हार्ड होता है, सॉलिड होता है, और ब्लैक इन कलर होता है। अगर हम बात करें कोल की, तो कोल की कितनी वैरायटी होती है, कोल की 4 वैरायटी होती है। याद रखना है, कोल की कितनी वैरायटी होती है, 4 वैरायटी होती है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे याद रखना है। एक वर्ड याद रखना है, क्या, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। आपको क्या वर्ड याद रखना है, आपको याद रखना है ABLP। ABLP, ए का मतलब क्या होता है, एंथ्रेसाइट, बी का मतलब क्या होता है, बिटुमिनस, एल का मतलब क्या है, लिग्नाइट, और पी का मतलब क्या है, पिट। ये कोल की वैरायटी होती है। कौन सी वैरायटी होती है कोल की, कोल की 4 वैरायटी होती है। आपको वर्ड याद रखना है ABLP। ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, ये आपको याद रखना है। बी से क्या हो जाएगा, बिटुमिनस, क्या हो जाएगा, बी से याद रखना है आपको, बी से हो जाएगा बिटुमिनस, ठीक है। और इससे हो जाएगा बी से बिटुमिनस, और अल से क्या हो जाएगा, लिग्नाइट, क्या हो जाएगा, लिग्नाइट, और पी से क्या हो जाएगा, पिट। ये क्या है, कोयले की, कोल की 4 वैरायटी होती है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ कोल। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस द डेंस फॉरेस्ट गोट ब्यूरिड अंडर द सोइल। ये कहता है कोल बना कैसे था, तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस के कारण जो फॉरेस्ट वगैरह थे वो ब्यूरिड हो गए थे। ब्यूरिड का मतलब होता है दब जाना, अंडर द सोइल, मिट्टी के नीचे। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जो डेड प्लांट और जो एनिमल्स थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये याद रखना, पेपर के अंदर पूछी जाती है कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, ये भी याद रखना, ठीक है। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स। तो जो कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स है इनटू कोल, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो कहलाती है कार्बोनाइजेशन,
ठीक है, ये याद रखना है। यूजेज ऑफ कोल की बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, ये सबको पता है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो पावर स्टेशन थे वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है। कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब पढ़ेंगे इसके अंदर जो कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ये किसके प्रोडक्ट हैं, कोल के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कोक की। तो ये क्या होता है, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मैनी अदर मेटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कोल तार। ये तो आपने देखा होगा, ये सड़कें वगैरह के ऊपर भी हम डालते हैं। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड with unpleasant smell. It is mixture of about 200 substances. The product obtained from coal tar are used as starting materials for dye, drugs, paints and perfume extras. Next है coal gas. It is obtained during the processing of coal to obtain coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. तो coal gas को क्या है, बहुत सारे जितने क्या है फैक्ट्रीज़ वगैरह है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी। जो सी के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म थे उनके कारण क्या बना था, पेट्रोलियम बना था। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। ये क्या है, ये भी एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि रिफाइनिंग के प्रोसेस को बताइए। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है उससे अलग अलग चीज़ों को निकाल लेना, जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल को अलग कर लेना, डीजल को अलग कर लेना, केरोसिन को अलग, पैराफिन को अलग, लुब्रिकेटिंग ऑयल को अलग करना। तो इन सब को अलग करना किससे, पेट्रोलियम से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ डन फ्रॉम फ्रैक्सीनेटिंग कोलम। तो उसको किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फ्रैक्सीनेटम कोलम के थ्रू करते हैं, ये भी याद रखना है। कंपोनेंट विद हायर बॉइलिंग पॉइंट आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्सीनेटिंग कोलम। अब क्या होते हैं, वो वाले कंपोनेंट जिनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो क्या रह जाते हैं, जैसे ये कॉलम है। तो जिन भी पदार्थों का, जिन भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो तो रह जाएंगे बॉटम पे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट है लोअर है, कम है, वो क्या रह जाएंगे ऊपर की तरफ। तो बाद में इनको क्या कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, फ्रैक्सीनेटिक कॉलम के थ्रू हमें अलग कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस की बात करें तो देखो, पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका यूज़ की बात करें तो यूज़ फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़, सबको पता ही है, तो हम घरों में भी यूज़ करते हैं। पेट्रोल है तो पेट्रोल का यूज़ हम मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, ठीक है, जो जहाज़ वगैरह है, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, उनके अंदर भी यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जैसे हम कैंडल, मोमबत्ती लगाने के अंदर, वैसलीन, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ बनाने के अंदर हम यूज़ करते हैं। डीजल की बात करें तो फ्यूल ऑफ हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के अंदर काम आते हैं। कैरोसिन की बात करें तो फ्यूल्स ऑफ स्टोव लैम्प्स। चलो आजकल तो कैरोसिन इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होते थे, घर में जैसे गैस होता है वैसे ही गैस स्टोव होते थे, जो किससे चलते थे, कैरोसिन से। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये किसके काम आता है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है, कोई भी मशीन के अंदर चिकनाई वगैरह लाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। बिटुमेन, ये क्या है, पैंट्स, रोड सरफेसिंग करने के काम है आते हैं। जितने भी पैंट वगैरह कलर वगैरह होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें काम आती है। कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाइल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यार्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। देखो यहाँ पे आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन वो कंपोनेंट होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये बात आपको इसके अंदर याद रखना है। तो ये कह रहा है कि अगर कंप्लीट कंबशन होता है, कोई चीज़ पूरी तरीके से जल जाती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है CO2 की।
और साथ में क्या बनता है वाटर H2O। लेकिन अगर जो कंबशन है, जलने की प्रोसेस है, अगर वो कंप्लीट ना हो तो फिर क्या बनता है, तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात भी आपको इसके अंदर याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ये बात याद रखनी है। एंड वाटर, इसमें क्या बनता है वाटर। ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर कंप्लीट कंबशन हो तो बनती है CO2 और वाटर, और अगर कंप्लीट कंबशन ना हो तो क्या बनती है, CO और H2O बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, दोनों के दोनों हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, पोल्यूट करती है। The test used to determine the amount of carbon monoxide in vehicle exhaust gases is known as emission test। ये क्या कह रहा है कि the test used to determine the amount of carbon monoxide in vehicles exhaust gases is known as emission test। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इमिशन टेस्ट। ये क्या करता है, ये बताता है कि कोई भी व्हीकल के अंदर से कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, उसकी अमाउंट का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं इमिशन टेस्ट। गैस एनालाइजर इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एग्जॉस्ट गैसेस। तो गैस एनालाइजर भी क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है कितनी अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकली है। पेट्रोलियम इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो पेट्रोलियम क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम टेक्स प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर। लेकिन पेट्रोल बनने के अंदर या पेट्रोलियम बनने के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसीलिए कहते हैं ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोलियम रिवर्स आर लिमिटेड, दे आर फाउंड ओनली इन फ्यू प्लेसेस ऑफ द अर्थ। The ever increasing population has further increased for demand for petroleum and its product। तो जैसे जैसे क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पेट्रोलियम की क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल ऑन वेरियस मेथड दैट कैन बी अडोप्टेड टू कंजर्व पेट्रोल। तो इंडिया के अंदर क्या है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये लोगों को एडवाइस करती है कि पेट्रोलियम जितनी भी चीज़ें हैं उनका कम से कम यूज़ करो ताकि क्या है उनको कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग। ठीक है, तो क्रैकिंग क्या है, हीटिंग हायर एल्केन्स टू सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, एल्केन क्या होता है। एल्केन बेसिकली होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 चीज़ें होती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों किसके टाइप हैं, हाइड्रोकार्बन की, जो कि आपके 10th क्लास के अंदर आएंगे कम्प्लीटली। अभी आपको एग्ज़ाम वगैरह के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। तो अभी आपसे बेसिकली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एल्केन क्या होता है। एल्केन एक टाइप का हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या कह रहा है कि हीटिंग हायर एल्केन्स, एल्केन को हाई अमाउंट में हीट देना, टू सफिशेंट हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर क्या है हाई टेम्परेचर में एल्केन को हीट करना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन। अब उस एल्केन से क्या करना है, लोअर हाइड्रोकार्बन बनाना है, हायर हीट देनी है, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आपसे पक्का कि पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग क्या होती है। तो जो एल्केन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर करना है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म विच डीकम्पोज इन द अब्सेंस ऑफ एयर अंडर कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो नेचुरल गैस की बात करें तो CNG आपको पता ही है नेचुरल गैस है। तो ये बनती कैसे है, ये भी डेड ऑर्गेनिज्म से बनती है जो डीकम्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर अंडर कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, आपको पता है नीचे धरती के, तो क्या है
जो जितने भी डेड प्लांट्स वगैरह हैं या एनिमल्स वगैरह हैं उन्हीं से क्या बन जाती है, नेचुरल गैस फॉर्म्ड हो जाती है। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के, इसीलिए क्या है ये कंप्रेस्ड, मतलब जिसको कंप्रेस किया जा सके, नेचुरल गैस। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर व्हीकल बिकॉज इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। मतलब क्या है, पोल्यूट क्या करेगा, लेस। आजकल आपने देखा होगा मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो सीएनजी की गाड़ियाँ क्यों आ रही है, क्योंकि सीएनजी क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब कम पोल्यूशन करती है। किसके मुकाबले, पेट्रोलियम के मुकाबले। जो पेट्रोल के और डीजल की गाड़ियां हैं उनके मुकाबले कम पोल्यूशन करती है। दैट्स वाई क्या है, सीएनजी इज़ बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल। तो यहाँ से आपको क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्या थे स्टूडेंट, ये सारा का सारा हमारा चैप्टर था जिसके अंदर क्या है, हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उस चीज़ को मैं आपको अच्छे से बता सकूं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।